हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री के जो एक कर्म में है मौर्य वंश को स्टडी किया था। आपको पता होगा कि आपने जब अशोक के बारे में हमने स्टडी किया था तो उसके बाद से ही वेस्टर्न पार्ट पे जो है कुणाल का और ईस्टर्न पार्ट पे जो है दशरथ का शासन हो गया था। मतलब अशोक के बाद जो भी राजा हुए, जो उसके सक्सेसर हुए थे, वो कहीं ना कहीं कमजोर थे। तो इसी का फायदा उठाकर फिर कोई एक वंश आगे आता है। तो अशोक के बाद या कह लीजिए कि मौर्य वंश के बाद जो है उसको जब तक गुप्त नहीं आते हैं तो तब तक बहुत सारे राजा आते हैं, बहुत सारे मतलब वंश बोल लीजिए, क्योंकि एक वंश नहीं होता है। तो कई हिंदू यूनानी आक्रमण भी हुए, तो काफी समय तक जो है भारत वो काफी हिस्सों में भी बट गया था उस टाइम में। तो क्योंकि जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जो है अखंड भारत को एक करने का, या अशोक तक भी जो है पूरे भारत पर उन्हीं का साउथ को छोड़कर, कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत पर मौर्य वंश का ही अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे बिल्कुल आखिरी टाइम आया, आपको पता है कि अंतिम शासक जो है मौर्य वंश का वो बृहद्रथ था और उसकी हत्या 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो आज हम जो है अपनी इस वीडियो में मौर्योत्तर काल के बारे में स्टडी करेंगे। ये मौर्योत्तर काल हम दो चीजों में, मतलब दो वीडियो में कर देंगे इसको सेपरेट अलग से। तो पहले वीडियो में हम जो है ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरे किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है हिंदू यूनानी जो यहाँ पर आए उनके बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो अब ये देखिए कि सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और उस जगह पर अपना अधिकार कर लिया था। तो सबसे पहले तो यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहला ब्राह्मण साम्राज्य आया तो वो जो है शुंग वंश था और उसका संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। अब क्योंकि आपको पता है, आपने स्टडी किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म वो अपने पीक पर थे, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म जो है वो दब गया था। तो इसको इसीलिए ब्राह्मण साम्राज्य कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो है फिर हिंदुत्व को बढ़ावा मिला, या इनको जो है हिंदू धर्म के अपनाने वालों की संख्या वो काफी कम हो गई थी, इसीलिए हिंदू धर्म को बहुत बढ़ावा दिया गया। तो हम सबसे पहले जो है ब्राह्मण साम्राज्य की, अगर जैसे 3-4 जो है शासक वंश आए इस समय में, उसके बारे में अगर हम मौर्योत्तर काल में स्टडी करते हैं तो सबसे पहला जो वंश आता है वो शुंग वंश आता है। और पुष्यमित्र शुंग जो कि एक सेनापति था, उसने बृहद्रथ की हत्या करके 185 बीसी में शुंग वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो है इसका जो है समय रहेगा वो 185 बीसी से 73 बीसी तक का है। आपको 185 तो जरूर याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय में जो है इस वंश की स्थापना हुई थी, शुंग वंश की। इनकी राजधानी जो है वो विदिशा थी। तो विदिशा एमपी में थी। मतलब आप ये लगा लीजिए कि कहाँ तो अशोक के टाइम में जो है उसने कलिंग को भी अपने में मिला लिया था, लेकिन जब मौर्य का जो शासन था वो खत्म हुआ तो फिर आगे कुछ ही जगह पर उनका अधिकार हो गया था और वहां भी अलग अलग राजा हुए थे। तो यहाँ पर जो है बस एक ये चीज याद रखेंगे कि वैसे तो इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणों को जो है हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया था, लेकिन एमपी के बहरूत में जो है एक बुद्ध स्तूप बनवाया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है काफी पीक पर थे मौर्य के टाइम में। लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म को, हिंदू रिचुअल्स को, हिंदू रीति रिवाजों को जो है आगे बढ़ाया। लेकिन एक जो है अपवाद ये हो गया कि यहाँ पर जो है पुष्यमित्र जो शुंग है उसने एमपी के बहरूत में बुद्ध स्तूप बनवाया था। दूसरा जो है इसी के समय में, अब जैसे अशोक ने वहां पर जो स्तूप बनवाए थे वहां पर जो है लकड़ियों की रेलिंग करवाई थी उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन इसी के टाइम में वहां पर लकड़ियों को हटाकर पत्थरों से जो है पत्थरों के द्वारा उनकी चारदीवारी खींची गई। तो आप ये चीज याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से 1 नंबर का आ सकता है कि मौर्य काल में या अशोक के समय में बुद्ध स्तूप जो थे उनकी रेलिंग या उनकी चारदीवारी कैसे थी, लकड़ी की थी, उसको पत्थरों की किसने करवाया? तो वो शुंग वंश के टाइम में हुई थी, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने जो है करवाई थी। उसके बाद यहाँ पर जो है पुष्यमित्र जो शुंग था उसके समय में पतंजलि ऋषि थे। पतंजलि ऋषि जो कि आपको पता है कि महाभाष्य के रचयिता थे। महाभाष्य जो है
पतंजलि ऋषि का महाभाष्य के रचयिता थे। इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि वो हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, हिंदू रीति रिवाजों को, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे जो कि पतंजलि ने किए थे। तो यहाँ पर ये चीज याद रखेंगे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो है वो हिंदू धर्म को फैलाना चाहता था, इसलिए उसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और पतंजलि ने वो यज्ञ किए थे। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद एक चीज और याद रखेंगे कि उसका पुत्र आता है अग्निमित्र। अग्निमित्र के बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो कालिदास ने, जो कि गुप्त के समय था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय था, उसने एक मालविका अग्निमित्रम जो है वो नाटक लिखा था। उसका जो हीरो था, नायक था, वो ये पुष्यमित्र शुंग का जो है उत्तराधिकारी अग्निमित्र था, मतलब उसी का बेटा था। पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र जो है उसका मालविका के साथ जो प्रेम संबंध था, उन दोनों के ऊपर कालिदास ने, जो कि फिर गुप्त साम्राज्य में होता है, उस पर जो है मालविका अग्निमित्रम एक नाटक लिखा था। तो ये कालिदास की एक महान कृति है। तो ये जो अग्निमित्र था वो कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था। ये वही अग्निमित्र था जो कि पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी था। तो यहाँ पर आप ये 1-2 चीजें याद रखेंगे। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको जैसे पहले भी बताया था मैंने किसी वीडियो में कि मिनेंडर जो था वो जो है एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने अपने गुरु नागसेन के कहने पर जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। तो मिनेंडर ने एक जो है मिलिंद पन्नो जो है एक लेख या क्वेश्चन बैंक बोल लीजिए उसको, कि वो जो है अपने गुरु से जो है वाद विवाद करता है, फिर उसके बाद वो बौद्ध धर्म अपनाता है। तो उसने एक मिलिंद पन्नो नाम की जो है पुस्तक भी, या क्वेश्चन आंसर जो है बैंक बोल लीजिए उसको, वो लिखा था। तो इसने जो है पुष्यमित्र शुंग ने मिनेंडर को हराया था। तो यहाँ से सिर्फ ये 2-4 पॉइंट ही आपको याद करने हैं कि सबसे पहला जो है पुष्यमित्र शुंग था, उसने 185 बीसी में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी जो है वो विदिशा थी एमपी में। और उसके बाद जो है एमपी के भैरूत में इन्होंने बुद्ध स्तूप बनवाया था। और जो स्तूप थे उनकी जो है पत्थरों की 4 दीवारी, पाषाणों की 4 दीवारी रेलिंग करवाई थी। और जो है पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे, पुष्यमित्र शुंग ने जो करवाए थे। तो आपको इस तरीके से ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है फिर इसका जो अंतिम राजा होता है वो देवभूति होता है। तो देवभूति को जो है उसके बाद आता है कण्व वंश आपका। तो कण्व वंश जो है इसके आपको संस्थापक और जो मतलब क्या कुछ काम हुआ, बस वही चीजें याद रखनी है। ज्यादा किसी डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बन के आते हैं। या तो आपको संस्थापक पूछा जाएगा या अंतिम राजा, या उस दौरान में किसने जो है क्या इम्पोर्टेंट हुआ जो कि पहले नहीं हुआ था। तो कण्व वंश आता है। उसके बाद जो है इसका संस्थापक था वसुदेव। इसने क्या किया था, वसुदेव ने जो ये शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति, उसको मारकर जो है कण्व वंश की स्थापना की थी। तो कण्व वंश जो है ये इस समय में क्या था कि बस पाटलिपुत्र तक ही मगध जो था, जो एक वो मगध था जब वो आपका जो है कलिंग तक था। तो इस समय में आके केवल पटना तक ही, पाटलिपुत्र तक ही जो ये मौर्योत्तर काल में इनका शासन रह गया था। इसका अंतिम शासक जो है वो सुशर्मा था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि संस्थापक जो है वो वसुदेव था, उसने देवभूति को मारकर जो है वो सत्ता हासिल की थी। और इसका अंतिम शासक सुशर्मा था। उसके बाद आता है सातवाहन वंश। ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय में कुछ ऐसे काम हुए थे जो कि पहली बार ही हुए थे। ये सातवाहन जो है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता है कि अशोक के टाइम में ही जो है वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थर्न जो इंडिया था उस पर अलग अलग शासन हो गया था। तो इनको सातवाहनों को कहीं ना कहीं आगे मौर्य के नेटिव सक्सेसर ही बोला गया है, क्योंकि ये जो है उन्हीं को फिर आगे मौर्य के बाद जैसे आगे बढ़ते बढ़ते ये फिर सातवाहन आए थे। तो इसका जो संस्थापक है, इसीलिए यहाँ पर ये 60 बीसी से 225 एडी तक। और इस दौरान जो है 30 जो है
30 जो है यहाँ पर राजा बने थे। अब आपको वो 30 पूरे लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका जो है संस्थापक कौन था। तो ये शिवमुख था। तो ये चीजें, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि सातवाहन जो वंश है उसका संस्थापक कौन था, शिवमुख था। आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि कण्व वंश जो है उसका अंतिम शासक सुशर्मा था और ये सातवाहन जो है उसका अंतिम शासक शिवमुख था। इनकी राजधानी जो है प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। इनको जो है सातवाहनों को आंध्र सातवाहन भी बोला गया है। आंध्र सातवाहन इसीलिए बोला गया है क्योंकि इनका जो एरिया था वो कृष्णा गोदावरी, मतलब महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश उस एरिया में आते थे ये सातवाहन, इसलिए इनको आंध्र सातवाहन भी बोला गया है। कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र था वहां पर जो है इनका शासन था। अब यहाँ से जो है इसका एक प्रमुख शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये जो है 23वां था। तो आपको ये चीज जो है ध्यान रखनी है क्योंकि ये जो इसका आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सातवाहनों का प्रमुख या प्रसिद्ध शासक कौन था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ये 23वां 23 जो है वो नंबर था इसका। तो आपको ये चीज बताई गई कि इनको जो है आंध्र सातवाहन भी कहा गया क्योंकि इनका जो एरिया था तो वो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कृष्णा गोदावरी का जो हिस्सा था उसमें इनका जो है शासन था। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो सातवाहन जो है इस समय में अमरावती कला का विकास हुआ। आपको पता है मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म की वीडियो डाली थी, उनमें आपको बताया गया था कि बौद्ध धर्म जो मुख्यतः है वो आपका गांधार शैली में, बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं वो आपको गांधार शैली में मिलेंगी और जैन धर्म की जो मुख्यतः है वो मथुरा शैली में मिलेंगी। फिर एक जो है वैसर शैली भी आती है जो दोनों का मिक्सअप होती है। तो अमरावती जो कला थी, अमरावती कला इसमें संगमरमर का प्रयोग होता था क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मतलब अमरावती स्थान पे पनपी थी, वहां पर इसकी मूर्तियां या स्तूप बनाए गए थे, इसलिए इसको अमरावती कला कहा गया। तो ये अमरावती क्षेत्र में पनपने के कारण इसको अमरावती कला कहा गया। तो सातवाहनों के समय में अमरावती कला का विकास हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे यही होगा कि अमरावती कला का संबंध जो है वो किस वंश से है, तो सातवाहन वंश से है क्योंकि पहली बार जो है अमरावती कला का विकास सातवाहनों के टाइम में ही हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद भूमि दान करने की जो प्रथा है, जैसे आप देखेंगे कि जैसे कोई छोटा सा भूमि का टुकड़ा दे देना, फिर उस पे जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग काम करते थे। तो ये भूमि दान की जो प्रथा है वो सातवाहनों के टाइम से शुरू हुई थी। जैसे कि राजा जो है या शासक जो है अपनी थोड़ी सी भूमि के ब्राह्मणों को दे देता था तो वो उस पर काम करते थे और अपनी आजीविका चलाते थे और उससे जो है थोड़ा बहुत कुछ कर भी ले लिया जाता। तो इस प्रकार से फिर आगे जाकर ये एक सामंती व्यवस्था भी बन गई। मतलब कि आप जो है आगे जैसे पहले एक टुकड़ा मिला, फिर 2 मिले, 3 मिले, ऐसे 4-5 को मिलाकर फिर उस एरिया का जो है सामंत बन जाना और फिर कर स्वरूप राजा को कुछ भी जो भी वहां पे उपज होती थी या जो भी मुद्रा थी चलन में तो वो फिर राजा को देना। तो इस तरीके से सामंती व्यवस्था का प्रारंभ या भूमि दान अगर जिसको बोले कि भूमि दान व्यवस्था थी ब्राह्मणों को या जो बौद्ध भिक्षु थे उनको, तो ये सब इन भूमि दान का और जो ये सामंती व्यवस्था थी इसका प्रारंभ जो है वो सातवाहनों के टाइम में हुआ था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहीं पर जो है सबसे पहले अमरावती कला का विकास हुआ और जो है भूमि दान जो है ब्राह्मणों को पहली बार वो सातवाहनों के टाइम में ही हुई थी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सातवाहनों ने जो है प्रमुख जो है इनके शीशे के सिक्के थे। शीशे के सिक्के जो है अभी तक नहीं थे जो है, तो सातवाहनों के समय में सबसे ज्यादा जो सिक्के चलाए गए वो शीशे के चलाए गए। तो ये चीज आप जो है ध्यान रखेंगे कि जो सातवाहन से आप जो है इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इन्होंने जो सिक्के चलाए थे उनमें जो है शीशे के प्रमुख थे। बाकी जो है आपके चांदी, प्रोटीन या जो है
कांसे के भी सिक्के इन्होंने चलाए थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सातवाहनों के समय में सबसे ज्यादा सिक्के किस चीज के चलाए गए, या पहली बार जो है शीशे के सिक्के किसने चलाए, सातवाहनों ने चलाए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दिया जा सकता है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे कि सातवाहनों के टाइम में ही सबसे ज्यादा जो है सबसे पहली बार शीशे के सिक्के चले थे। आपको बताया कि सामंती व्यवस्था का जो है प्रारंभ वो सातवाहन के टाइम में ही हुआ था। अब जैसे इन्होंने क्या किया था, जैसे अमरावती कला के साथ साथ जो है चैत्य विहार आपको बताए थे कि चैत्य जो है प्रेयर हॉल होता था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, विहार जो है उनके रहने का रेजिडेंस स्थान होता था। तो इन्होंने जो है महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश का जो एरिया था वहां पर जो है चैत्य और विहार बनाए थे, नासिक में, कनेरी में, इनमें। तो और भाषा जो है इनकी प्राकृत थी। तो इस तरीके से आप ये जो है कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला जो आपको बताया, एक बार थोड़ा सा इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपको बताया कि शुंग वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र शुंग था। 185 बीसी में उसने बृहद्रथ को मारकर जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। इसने मिनेंडर को हराया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पतंजलि ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, क्योंकि ये हिंदी रीति रिवाजों को बढ़ावा देना चाहता था। उसका कारण ये था कि मौर्य के काल में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को काफी बढ़ावा मिला था, इसलिए हिंदू धर्म कहीं ना कहीं पिछड़ गया था। इसीलिए इनको जैसे कट्टर हिंदू भी माना गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन्होंने एमपी के भैरूत में बुद्ध स्तूप जो है वो बनवाया। और उसके बाद जो है इसका जो एक अग्निमित्र पुत्र था, उसके संबंध में सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है कि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम जो है एक नाटक लिखा था, उसका हीरो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र था। उसके बाद फिर जो आता है वो कण्व वंश आता है। वासुदेव इसका संस्थापक था। अंतिम शुंग वंश राजा देवभूति को मारकर इसने जो है अपने कण्व वंश की स्थापना की, और इसका अंतिम शासक जो है वो सुशर्मा था। उसके बाद सातवाहन आते हैं। सातवाहन जो है इनको नेटिव सक्सेसर ही बोला गया है मौर्यन का, जो कि नीचे के हिस्से में कृष्णा गोदावरी के हिस्से में थे। इनकी राजधानी जो है महाराष्ट्र थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी। और इसका जो 23वां एक शासक है वो काफी प्रमुख रहा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब यहाँ से आप एक आइडिया ये लगा सकते हैं कि गौतमी पुत्र मतलब ये मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। उत्तराधिकारी तो जो है पितृसत्तात्मक ही थे, मतलब कि जो है आगे पुत्रों को ही राजा बनाया जाएगा। लेकिन वो अपनी माँ को सम्मान देने के लिए या मातृशक्ति को दिखाने के लिए गौतमी पुत्र या एक वशिष्ठ पुत्र भी था, वशिष्ठी पुत्र भी था बीच में, तो उसको जो है मातृसत्तात्मक या खुद को जो है माँ की जैसे पूजा करते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी करते थे, तो उस तरीके से जो है मातृसत्तात्मक जो है इनका व्यवहार वो भी कहीं ना कहीं इनके नाम से प्रकट होता है। तो इनको जो है आंध्र सातवाहन भी कहा गया। उसके बाद जो है क्योंकि ये महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश उस क्षेत्र में आते थे, अमरावती कला का विकास जो है वो सर्वप्रथम सातवाहनों के काल में हुआ था। और भूमि दान व्यवस्था या जो है सामंती व्यवस्था वो सबसे पहले जो है, जो कि फिर अकबर के टाइम में बहुत ज्यादा फैल जाती है मुगलों के समय में सामंती व्यवस्था, तो यहीं से प्रारंभ उसका जो है सामंती व्यवस्था का माना जाता है। सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं वो शीशे के चलाए थे सातवाहनों ने। उसके बाद आता है एक चेदी वंश। चेदी वंश जो है ये कलिंग, आपको पता है कि अशोक ने जो है एक ही लड़ाई की थी कलिंग पे, और फिर कलिंग जो है जैसे ही उनका टाइम पीरियड मौर्यंस का खत्म हुआ तो कलिंग जो है वो स्वतंत्र हो गया था। यहाँ पर जो है आपको एक चीज ये इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि इस वंश की जानकारी जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ये अभिलेख काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये हाथी गुम्फा जो अभिलेख है इसको आप ध्यान रखेंगे। और सबसे जो प्रतापी राजा था वो खारवेल था, तो ये खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है आप इसको ध्यान रखेंगे। इसी से जो है चेदी वंश की जानकारी मिलती है। ये जो है खारवेल ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जो है जैन धर्म को अपना लिया और फिर उदयगिरी हिल्स बनवाई थी इसने जैन धर्म के भिक्षुओं के लिए। उदयगिरी हिल्स का निर्माण करवाया था।
ये जो है अब जैसे ही स्वतंत्र हो गया था तो इसके बारे में सिर्फ एक इम्पोर्टेंट चीज यही है कि इसने मगध पर जो है आक्रमण किया था। एक वो मगध था जब ये कलिंग जो है कभी अशोक ने अपने राज्य में मिलाया था, लेकिन खारवेल ने क्या किया था, मगध पर हमला करके वहां से एक जैन गुरु शीतलनाथ थे, उनकी मूर्ति ये जो है इसमें ले आया था, कलिंग में ले आया था। तो आप जो है इसमें से सिर्फ ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो है खारवेल जो है इनका एक प्रतापी राजा था और हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है इस वंश की जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से जो है ये 4 वंश है आपके, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन और चेदी वंश। फिर इसके साथ साथ जो है क्या होता है, भारत में कई जो है हिंदू यूनानी आक्रमण भी होते हैं, तो उसके बारे में इसी के साथ साथ फिर जब तक गुप्त नहीं आते तब तक कोई एक वंश नहीं मिलता, मतलब बहुत सारे छुटपुट राजा आते हैं, उनमें से कोई इम्पोर्टेंट काम भी होते हैं। तो फिर जो है 319-20 में जो है आपका गुप्त वंश जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे कि मौर्योत्तर काल में जो हम स्टडी करते हैं वो एक तरफ तो आपके हिंदू यूनानी शासक आते हैं और एक तरफ जो है ब्राह्मण साम्राज्य आते हैं, शुंग, कण्व या फिर जो है आपका सातवाहन और चेदी वंश। तो हिंदू यूनानी जो राजा हैं उनके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप्स आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू दोस्तों।